स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे कोने से हैं जहां सच कहूं तो मैंने पहले कभी झांका नहीं। हम सब ने रत्नों के बारे में सुना है, मंत्रों के बारे में सुना है, पूजा पाठ के बारे में भी सुना है, लेकिन आज हम एस.एन. पांडे के नोट्स एस्ट्रोलॉजिकल रेमीडिएशन थ्रू टैटू एक्टिवेशन पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वाकई कुछ अलग है। मतलब इसका नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। ये ज्योतिष के उपायों को एक बहुत ही फिजिकल, बहुत ही स्थायी रूप देने की बात करता है। बिल्कुल। जब मैंने ये नोट्स देखे ना तो ये टैटू एक्टिवेशन वाली बात मेरे दिमाग में अटक गई। ये बहुत मॉडर्न और बहुत ही सीधा तरीका लगता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसका मूल विचार क्या है? हम किसी ग्रह को टैटू से कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? देखिए, इसका जो आधार है ना वो ज्योतिष के दशा सिस्टम पर है। दशा सिस्टम, हाँ। तो जब किसी की कोई खास ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा हो या अंतरदशा, और वो ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए कुंडली के थोड़े मुश्किल भावों के नतीजे दे रहा हूँ, जैसे 6, 8, 12। हाँ बिल्कुल, 6, 8 या 12, तो फिर जाहिर है जिंदगी में परेशानियां आती हैं। ये भाव संघर्ष, रुकावट, नुकसान, इन सब से जुड़े होते हैं। और आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि भाई जब तक वो दशा चलेगी तब तक तो मुश्किलों का दौर रहेगा, बस इंतजार करो। हाँ, बस इंतजार करो और समय को गुजरने दो। यहीं पर ये सिस्टम एक अलग रास्ता दिखाता है। इन नोड्स का तर्क है कि आपको उस दशा के खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके बजाय आप उसी ग्रह की ऊर्जा को किसी अच्छे फायदेमंद भाव में, जैसे शादी के लिए 7वां घर या पैसे के लिए 11वां घर, बिल्कुल, उसमें रीडायरेक्ट या एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ज्योतिषीय ऊर्जा को एक नेगेटिव चैनल से हटाकर एक पॉजिटिव चैनल पर लगाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। अच्छा, तो ये सिर्फ ग्रह को मजबूत करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक खास दिशा देने के बारे में है। सही। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लगता है। आप सिर्फ मंगल को मजबूत नहीं कर रहे, आप मंगल को बता रहे हैं कि उसे कहां जाकर काम करना है। ये पारंपरिक उपायों से बहुत ही अलग सोच है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सर्जिकल, और प्रक्रिया भी वैसी ही है। देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्य तय किया जाता है। ठीक है। किस भाव को सक्रिय करना है? अगर शादी में दिक्कत है तो 7वां घर, अगर पैसों की तंगी है तो 2 या 11वां घर। ठीक है, लक्ष्य तय हो गया। इसके बाद देखा जाता है कि उस चुने हुए भाव में कौन सी राशि बैठी है। और यहीं से शरीर का कनेक्शन शुरू होता है। इस प्रणाली के अनुसार हर राशि का संबंध शरीर के खास हिस्से से है। और फिर आता है टैटू वाला हिस्सा। मुझे लगता है कि यहीं पर यह सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सही। फिर जो ग्रह दशा में समस्या दे रहा है, उसके रंग का इस्तेमाल करके उस राशि से जुड़े शरीर के हिस्से पर उस ग्रह का टैटू बनाया जाता है। अच्छा। तो ये 3 चीजों का एक सटीक संगम है। समस्या देने वाला ग्रह, समाधान देने वाला भाव और उसकी राशि, और शरीर का वो हिस्सा जो उस राशि को दर्शाता है। मुझे ये शरीर के अंगों वाली सूची देखनी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी राशि शरीर के किस हिस्से से जुड़ी है। हाँ, ये सूची बहुत दिलचस्प है। चलिए देखते हैं। मेष राशि का संबंध सिर से है। सिर से, ठीक है। वृष का गले से और मिथुन का कंधों से। रुकिए एक मिनट, ये तो जाना पहचाना पैटर्न लग रहा है। ये तो ज्योतिष का वो क्लासिक सिद्धांत है, काल पुरुष वाला, जिसमें ब्रह्मांड को एक इंसान के शरीर पर मैप किया जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मेष सिर है और फिर राशियां शरीर में नीचे की ओर जाती हैं और मीन पैरों पे खत्म होती हैं। हाँ, ये कोई मनगढ़ंत सूची नहीं है। ये ज्योतिष की एक बुनियादी अवधारणा काल पुरुष कुंडली पर आधारित है। अच्छा। नयापन इस बात में है कि इस क्लासिक ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ विश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि एक उपाय के तौर पे किया जा रहा है। सही है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि का संबंध छाती से, सिंह का नाभि से 2 इंच ऊपर, कन्या का नाभि से 2 इंच नीचे, तुला का जननांगों से, वृश्चिक का कूल्हों से, धनु का जांघों से, मकर का घुटनों से, कुंभ का पिंडलियों से और आखिर में मीन का पैरों से। ये अद्भुत है। मतलब ये मानव शरीर को एक तरह का जीवित यंत्र या ताबीज बनाने जैसा है। हाँ, एक तरह से। किसी कागज या धातु पर प्रतीक बनाने के बजाय ये नोट्स उपाय को सीधे व्यक्ति के शरीर पर अंकित करने का सुझाव देते हैं। ये अमूर्त को बहुत ही ठोस रूप दे रहा है। यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। ये ब्रह्मांड, मतलब ग्रह और राशियां, और इंसान के शरीर के बीच एक सीधा भौतिक पुल बनाने का प्रस्ताव करता है। वाह।
ये कहता है कि आप अपने शरीर पर एक खास निशान बनाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आ गया। अब कुछ असली उदाहरणों पर आते हैं जो इन नोट्स में दिए गए हैं। शादी की समस्या एक बहुत आम वजह है जिसके लिए लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। उस बारे में क्या बताया गया है? नोट्स में एक बहुत साफ उदाहरण है। मान लीजिए किसी के विवाह में लगातार देरी हो रही है। ज्योतिषीय जांच से पता चलता है कि जो भी ग्रह दशा में चल रहा है उसका नक्षत्र स्वामी शादी से जुड़े भावों जैसे दूसरा, 7वां और 11वां इनसे कोई संबंध नहीं बना रहा है। तो ऊर्जा शादी की दिशा में जा ही नहीं रही है। बिल्कुल। तो उपाय यह है कि उस नक्षत्र स्वामी ग्रह को सीधे 7वें भाव में सक्रिय कर दिया जाए। अच्छा, अब हम अपनी प्रक्रिया लागू करते हैं। 7वें भाव की राशि तुला होती है। तुला। और हमारी सूची के हिसाब से तुला राशि जननांगों से जुड़ी है। तो स्रोत के मुताबिक उपाय ये होगा कि उस जगह पर दशा वाले ग्रह के रंग का टैटू बनवाया जाए। ये उपाय बहुत ही निजी और गहन है। ये सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, ये शरीर के एक बहुत ही अंतरंग हिस्से से जुड़ा है। अब जरा एक और सार्वभौमिक इच्छा की बात करते हैं, पैसा। ये कल्पना करना मुश्किल है कि एक टैटू किसी के बैंक खाते को कैसे प्रभावित कर सकता है। नोट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, पैसे के मामले में नोट्स एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि पैसा आपके दरवाजे पर डिलीवर नहीं होगा। अच्छा। इसके लिए कर्म यानी काम करना ही पड़ेगा। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक यथार्थवादी नजरिया है, मुझे ये पसंद आया। तो प्रक्रिया क्या है? फाइनेंस के लिए दूसरा, छठा और 11वां भाव को सबसे अहम माना गया है। दूसरा भाव बचत का, छठा नौकरी या ग्राहक, और 11वां भाव मुनाफे और आमदनी का। हाँ, तो इन तीनों को सक्रिय करना होता है। लेकिन कैसे? क्या इसमें भी वही टैटू वाली तकनीक है? हाँ, लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से। नोट्स में कहा गया है कि 10वें भाव यानी आपके पेशे या कर्म के घर के कस्पल सबलाड ग्रह के नक्षत्र स्वामी को कस्पल सबलाड, ये कोई आम वैदिक ज्योतिष का शब्द नहीं है। ये तो कृष्ण मूर्ति पद्धति यानी केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही खास टर्म है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब ये कोई सामान्य उपाय नहीं है, ये केपी सिस्टम की तकनीक पर आधारित है। ये जानना बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत जरूरी बिंदु पकड़ा है। ये इस पूरी विधि को एक खास संदर्भ देता है। और हाँ, इसमें कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाए तो पूरी जिंदगी पैसा आ सकता है। पूरी जिंदगी? ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ। आमतौर पर उपाय किसी खास ग्रह दशा तक ही असरदार माने जाते हैं। पूरी जिंदगी का क्या मतलब है? क्या ये टैटू एक स्थायी एनर्जेटिक सर्किट की तरह काम करता है जो हमेशा चालू रहता है? ये एक शानदार सवाल है। नोट्स इसका सीधा जवाब तो नहीं देते, लेकिन ये इशारा जरूर करते हैं कि टैटू जैसा स्थायी उपाय एक स्थायी प्रभाव पैदा कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर उपाय स्थायी नहीं होता। अच्छा। हाँ, नोट्स में एक पारिवारिक समस्या का उदाहरण है जो इस प्रणाली की एक और परत खोलता है। तो ये हमेशा टैटू के बारे में नहीं है, बताइए, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। एक उदाहरण में किसी व्यक्ति की शनि की दशा चल रही है और कुंडली में शनि सूर्य के साथ बैठा है, और यहाँ सूर्य 8वें घर का मालिक है जो दुख, कष्ट और बाधाओं का घर है। तो शनि की ऊर्जा सूर्य की वजह से नकारात्मक हो गई। मतलब अगर आप शनि को सक्रिय करेंगे तो आप 8वें घर की नकारात्मकता को भी सक्रिय कर देंगे। एकदम सही। इसलिए इस मामले में शनि को सक्रिय करने की सलाह नहीं दी जाती। इसके बजाय बृहस्पति जैसे शुभ और शांति देने वाले ग्रह को चौथे घर में यानी घर परिवार की शांति के भाव में सक्रिय करने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पूरा खेल ही बदल गया। समस्या वाले ग्रह की जगह समाधान वाले ग्रह को चुना गया। और तरीका भी जरूर अलग होगा। हाँ, यहाँ 2 अलग अलग अस्थायी तरीके बताए गए हैं। अस्थायी? जी। पहला, अगर चौथे घर में 12वीं राशि यानी मीन है तो ज्योतिष के हिसाब से उसकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है। ठीक है। तो उपाय है कि घर के अंदर उस दिशा में गुरु यानी बृहस्पति की एक तस्वीर लगा दी जाए। ये वास्तु की तरह का उपाय है। और दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि 12वीं राशि मीन शरीर में पैरों को दर्शाती है, तो पैरों पर बृहस्पति के रंग यानी पीले रंग की नेल पॉलिश लगाने से भी बृहस्पति चौथे घर में सक्रिय हो जाएगा। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि एक्टिवेशन का जो मूल सिद्धांत है वो वही रहता है, लेकिन उसका माध्यम बदल सकता है। हाँ। टैटू स्थायी है, लेकिन नेल पॉलिश या तस्वीर तो अस्थायी है।
तो अब हम इस प्रणाली के असली दिल तक पहुंच रहे हैं। ये टैटू के बारे में उतना नहीं है जितना कि एक खास बिंदु पर ऊर्जा को केंद्रित करने के बारे में है। बिल्कुल, माध्यम स्थिति के अनुसार चुना जाता है। एक और आर्थिक उदाहरण में ब्रांडेड परफ्यूम का जिक्र है। परफ्यूम? हाँ, कहा गया है कि उसे दूसरे, छठे और 11वें भाव से जुड़ी राशियों की दिशाओं में रखने से या उन राशियों से जुड़े शरीर के हिस्सों पर लगाने से भी ये भाव सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ भी टैटू की जरूरत नहीं है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, टैटू, रंग, कोई वस्तु या सुगंध। यह इस प्रणाली को और ज्यादा लचीला बना देता है। हाँ, क्या इसमें कुछ और खास नियम भी है? हाँ, कुछ नियम हैं जो इसे और भी सटीक बनाते हैं। जैसे अगर दशा का नक्षत्र स्वामी राहु या केतु है तो उनका टैटू नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन्हें छायाग्रह माना जाता है ना। हाँ। उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं? ऐसे में वो कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के मालिक ग्रह का टैटू बनाया जाएगा। ये तार्किक लगता है, क्योंकि राहु केतु हमेशा किसी और ग्रह के एजेंट की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह विदेश यात्रा के लिए भी एक तर्क है। उसके बारे में क्या? विदेश यात्रा के लिए तीसरे, 9वें और 11वें भावों को सक्रिय करने की बात कही गई है। प्रक्रिया वही रहती है। यह दिखाता है कि यह प्रणाली जीवन की अलग अलग समस्याओं के लिए, शादी हो, पैसा, परिवार, यात्रा, एक ही मूल तर्क को कैसे लागू करती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक ऐसी ज्योतिषीय प्रणाली को समझा जो परिणामों को बदलने के लिए सीधे भौतिक उपायों का प्रस्ताव करती है। ये सिर्फ विश्वास या प्रार्थना पर आधारित नहीं है। सही कहा। ये शरीर और आपके रहने की जगह को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करती है। हाँ, यह ज्योतिष की अमूर्त अवधारणाओं जैसे ग्रह, भाव और दशा को बहुत ही ठोस और क्रिया आधारित चीजों से जोड़ती है। एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह। हाँ, यह एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत ही व्यवहारिक टूलकिट बना देती है। ऊर्जा को शरीर के खास अंगों या घर के खास कोनों में एक्टिवेट करके मन चाहे परिणाम पाने का दावा किया जाता है। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये मेरे लिए एक आखिरी सवाल खड़ा करता है। पूछिए। नोट्स में कहा गया है कि वित्त के लिए किया गया उपाय पूरी जिंदगी चल सकता है, जो शायद टैटू जैसे स्थायी उपाय से जुड़ा है। हाँ। वहीं नेल पॉलिश या परफ्यूम जैसे उपाय साफ तौर पर अस्थायी हैं। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और ये सोचने पर मजबूर करता है। इस प्रणाली के अनुसार क्या हमारे कुछ कर्मों का प्रभाव स्थायी होता है और कुछ का अस्थायी, और ये कौन तय करता है कि किस समस्या के लिए किस तरह का उपाय स्थायी या अस्थायी सबसे सही रहेगा? क्या ये समस्या की गंभीरता तय करती है या ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कितना स्थायी बदलाव चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन नोट्स में नहीं है, लेकिन ये इस प्रणाली के पीछे के दर्शन पर सोचने के लिए एक नई राह जरूर खोलता है।